भुगतान की जिम्मेदारी ये जो पोर्टल दिए हैं, जो जज बैठाए हैं, जो वकील को नियुक्त किए हैं, बेकार की उनको सैलरी दे रही है जज महोदय की और वकील महोदय। 15 लाख सैलरी है सर। 15 लाख पर मंथ जज महोदय की सर सैलरी। सरकार का कहना यह है कि हम ब्रांचों से भुगतान नहीं करा सकते, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वहां पर उन जमा पीड़ितों के साथ जो है पहले से धोखा हुआ है और वो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से जो है एक चिट फंड का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन जनता एक्सेस न्यूज। मैं हूं डी के सागर। सहारा प्रकरणों को लेकर आज हम फिर टांडा सेक्टर ब्रांच में उपस्थित हैं। हमारे साथ अखिलेश कुमार पांडे सर हैं जो सेक्टर ब्रांच मैनेजर हैं। हम आपको बता दें इस समय हम मौजूद हैं ब्रांच सहारा ब्रांच सेक्टर टांडा के ऑफिस में। मामला इन प्रकरणों में है, यहाँ पे लाइट नहीं है और लाइट इसीलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं समस्याओं को लेते हुए मकानों का किराया भी बाकी चल रहा है, बिजली का भी बिल बकाया चल रहा है और तमाम उन 12 लाख कर्मचारियों का वेतन भी रुका हुआ है और जमाकर्ताओं का भी इस समय शोषण हो रहा है। तो ऐसे में तमाम संदर्भ को लेते हुए क्या गाइडलाइन सरकार के माध्यम से जारी करी गई है, आज हमारे साथ श्री अखिलेश कुमार पांडे सर बताएंगे क्या है पूरा मामला। एक ऐसा क्या आवेदन भराया जा रहा है जो एक कंट्रीब्यूशन कराया जा रहा है या फिर जो है जिनके आवेदन किए गए ऑनलाइन फॉर्म थे वो रिजेक्शन हो चुके थे, इसके बाद क्या उसकी दोबारा से प्रक्रिया क्या ब्रांच ऑफिसों से होगी, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद माननीय डी के सागर साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से पूरी जनता को बताना चाह रहा हूँ कि 18 जुलाई को माननीय जो अमित शाह जी हैं, अपने क्रेडिट कोऑपरेटिव मंत्रालय के मंत्री हैं, अमित शाह जी जिनके पास क्रेडिट कोऑपरेटिव मंत्रालय है, उनके द्वारा हरिद्वार में एक जनसभा को संबोधित किया गया था और ये कहा गया था कि 18 तारीख से पोर्टल का लॉन्च कर दिया गया है और सम्मानित जमाकर्ता जो है पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करावें, जिसमें जमाकर्ताओं के द्वारा, अधिकांश जमाकर्ताओं के द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया गया और उन्होंने कहा था कि रजिस्ट्रेशन कराने के 45 दिन बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि बहुत कम संख्या में लोगों को पैसा मिला, लगभग 5% मान के चलिए पूरे हिंदुस्तान में, और वो भी 10,000 का अमाउंट, एक निर्धारित अमाउंट उन्होंने किया था कि 10,000 रुपया सभी के खाते में आ जाएगा और 10,000 बहुत कम लोगों को मिला, नगण्य के समान। और इसके बाद 45 दिन कौन कहा है, 3 महीना 4 महीना भी बीत गया, 4 महीना से भी अधिक हो गया, 9 महीना में बीत गया। इसके बावजूद भी पेमेंट नहीं आया। दोबारा इन्होंने रिपोर्टल लॉन्च किया कि रिपोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाए। कुछ लोगों ने रिपोर्टल पे भी लॉकिंग कराया, रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन पैसा बहुत कम लोगों को मिला, जबकि मिलना चाहिए अधिकांश लोगों को, क्योंकि सम्मानित जमाकर्ता परेशान है, पीड़ित है। किसी के घर शादी है, किसी के घर विवाह है, किसी के घर बीमारी है, किसी का मकान बनना है, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि जमाकर्ता, सम्मानित जमाकर्ता जो है वो अपने भविष्य को देखते हुए पैसे को जमा किया था, सेविंग करने के उद्देश्य से कि हम अपने आवश्यकता पर जब शादी विवाह बच्चों का करेंगे, जब हम मकान बनवाएंगे, उसकी एक प्री प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत, और सारी प्लानिंग उसकी ध्वस्त हो गई, जिसमें संस्था भी बुरी तरह से जूझ रही है। संस्था के 12 लाख कर्मचारी बेरोजगार हो गए, जिसमें संस्था के कर्मचारियों को भी एक पैसा नहीं मिला। तमाम कर्मचारी परेशान होकर के संस्था से त्यागपत्र दे दिए और संस्था का मैनेजमेंट, माननीय सहारा श्री जी, जिसको सम्मान से हम लोग आदरणीय परम श्रद्धेय सहारा श्री के नाम से संबोधित करते हैं, वो भी लड़ते लड़ते बेचारे दिवंगत हो गए और सरकार या सेबी उनकी एक भी बात नहीं सुनी। वो था कि मैं अगर
जिंदा रहूंगा, एक एक दिन लड़ाई लड़के अपने सम्मानित जमाकर्ता का एक एक जमाकर्ताओं को भुगतान दिलाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो बीच में ही हम लोगों का साथ छोड़ दिए। उन्हीं के बताए हुए मार्गों पर पूरा मैनेजमेंट आज भी काम कर रहा है, आज भी इस अभिशाप से लड़ रहा है। सभी ब्रांचें खुली हुई है। सरकार से भी हम लोगों ने बार बार आग्रह किया, आज भी आग्रह कर रहे हैं कि सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान करवा दीजिए। और मेरे ब्रांचें और जितनी ब्रांचें हमारी खुली हैं, सारी ब्रांचें खुली लगभग, बहुत कम कहीं बंद हैं। अगर बंद है तो उसकी भी व्यवस्था कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर ब्रांच से हम लोगों को दे दिया जाएगा, क्योंकि अगर भुगतान की जिम्मेदारी ये जो पोर्टल दिए हैं, जो जज बैठाए हैं, जो वकील को नियुक्त किए हैं, बेकार की उनको सैलरी दे रही है सरकार, वो हमारे मैनेजमेंट के माध्यम से हमारी संस्था को हमारे काउंटर से अगर भुगतान हम लोगों को दे दिया जाए, वही पैसा, चूँकि पैसा तो सहारा का ही है, वही 25,000 करोड़ जिसमें 5,000 करोड़ दिए और आज तक बांट नहीं पाए, उस पैसे को आज तक वितरण नहीं कर पाए। मुश्किल से 200-250 करोड़ रुपया नहीं बांट पाए हैं। 5,000 करोड़ 500 करोड़ 500 करोड़ रुपया जो है लगभग 10-10 हज़ार का वो भी दिए हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से पास हुआ था सर, वो 5,000 करोड़ था। 5,000 करोड़ पास हुआ था, तो 5,000 करोड़ में भी अभी बांट नहीं पाए, वो सब रिजेक्शन दे दिए हैं। केवल मात्र 251 करोड़ का ही भुगतान कर पाए, उसमें और सैलरी हो गई है उससे ज़्यादा जज महोदय की और वकील महोदय। 15 लाख सैलरी है सर। 15 लाख पर मंथ जज महोदय की सैलरी, 5 लाख जो एडवाइजर हैं वकील उनकी सैलरी है, और सहारा का कर्मचारी 1 रुपया नहीं पा रहा है, एजेंट एक कार्यकर्ता जमाकर्ता कुछ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सर सरकार का कहना यह है कि हम ब्रांचों से भुगतान नहीं करा सकते, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर उन जमा पीड़ितों के साथ जो है पहले से धोखा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से जो है एक चिट फंड का काम करेंगे। नहीं, सरकार से तो ये आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने सरकारी तंत्र को बैठा दीजिए, विजिट देखें, उसकी देख रेख करें, उनकी निगरानी में सरकार निगरानी करे। हम लोग इस पे तैयार हैं, आप निगरानी करो, काउंटर से हमारे भुगतान हो, कहीं कमी पाओ तो मुझे बताओ, दंडित करो। संस्था तैयार है, मैनेजमेंट इसके लिए तैयार है कि हमारे काउंटर से आप दीजिए, मैं भुगतान करके दिखाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीना 10 महीना में पूरे हिंदुस्तान का भुगतान हो जाएगा। और कहीं न कहीं से संस्था पीड़ित है इससे, चूँकि सरकार अपने हाथ में लिया है। अब सीआरसी में जो पोर्टल पे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन हमारे सम्मानित जमाकर्ता ने कराया है, डिफियंसी का मैसेज है, तो किसी का कुछ सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, किसी का आधार कार्ड से में गलत, चूँकि हमारे जमाकर्ता बहुत निम्न गांव दूर दराज गुमटी वाले खुमचे वाले दुकानदार, छोटे छोटे सब्जी बेचने वाले छोटे वर्ग के हैं, इतने क्वालिफाइड नहीं हैं कि वो वेल क्वालिफाइड हो, चूँकि वो छोटी संस्था गांव से उठी है, चूँकि छोटे से गांव का खाता अधिकांश है। 75% जो खाताधारी हमारे हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, झुग्गी झोपड़ी से निवास करते हैं। उन्होंने अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके बचाया संस्था से, और पहले उनको ब्रांच से मिलता भी था पैसा, ब्रांच से उनको बराबर भुगतान लेते रहे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये फाल बीच में घुसने का काम किया सेबी ने, और आज तक कोई चीज़ गलत नहीं पाए संस्था का। अरे भाई, तुम अगर गलत पाते हो तो मत भुगतान करना, पैसा दो यहाँ से काउंटर से, हम लोग जिस खाताधारी को करेंगे उसका पूरा पैसा दे करके उसको यहाँ से एकदम से निवृत्त कर देंगे। और वही खाताधारी अगर एनआई आप हमारा परमिशन दे दीजिए कि एनआई चालू करिए, तो आदान प्रदान होता जाएगा। तमाम लोगों का जीविका, जो 15 लोग 12 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनका जीविका भी चलने लगेगा। सरकार एक बहुत बड़ा रोजगार देने का काम करेगी। अगर सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री से, माननीय वित्त मंत्री से, सभी जितने भी क्रेडिट कोऑपरेटिव के जो सेक्रेटरी हैं चीफ, ये माननीय महोदय लोग अगर चाहें तो सहारा पुनः उठ सकती है, पुनः चल जाएगी, क्योंकि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। केवल आदेशित कर दें, माननीय सुप्रीम कोर्ट या आदेश दिलवा दें कि माननीय महोदय ये जैसे अपना काम करते थे पूर्ववत करें, सबका भुगतान करें, काउंटर से भुगतान करें। चूँकि जो पोर्टल वाली व्यवस्था इन्होंने दिया है वो सफल नहीं है, उससे भुगतान होना असंभव है, नहीं हो सकता है। उसका कारण है कि छोटे वर्ग के डिपॉजिटर है,
जो कि आधार कार्ड में कहीं फॉल्ट है, नाम में, स्पेलिंग में, वो शुद्ध इंग्लिश का उच्चारण नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, कहीं न कहीं थोड़ी सी त्रुटियां उनके अंदर हो जाती है। फिर ये पोर्टल के क्रेडिट जो इन्होंने सीआरसी का गठन किया है, माननीय अमित शाह के द्वारा एक गठन किया गया है सीआरसी, क्रेडिट कोऑपरेटिव मंत्रालय जिसे बोला जाता है। जो गठन इन्होंने किया है, उस गठन को अगर हम लोग यहाँ से जो पोर्टल के माध्यम से डायरेक्ट लिंक होकर के वहाँ पहुँचा है, उसमें भी ये रिजेक्शन दे दिए हैं कि इसमें तो मेंबरशिप भरा नहीं गया है। अब पूरा का पूरा अधिकांश उठा करके रिजेक्शन दे दिए। अब उस रिजेक्शन की कमियों को हम ब्रांच स्तर से, सेक्टर स्तर से, रीजन स्तर से, जोन स्तर से, मुख्यालय, सारे सहारा के कर्मयोगी कार्यकर्ता लग गए हैं कि चलिए सीआरसी ने ये दिया, हम इसको ठीक करके भिजवा रहे हैं, पैसा आप दीजिए। अब ये भी कार्य चल रहा तेजी के साथ, लेकिन अब हम देखते हैं कि कितने जमाकर्ताओं का पैसा हमारे वापस आता है खाते में। अच्छी बात है अगर ये भी कर दें कि पैसा वापस, और वो भी अभी तक एक बड़े अमाउंट को नहीं दे रहे हैं, 20,000 तक का, 19,999, अर्थात 20,000 के नीचे। क्या ये सर, ये जो इस तरीके से टुकड़ों में भुगतान कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्योंकि आप ये सर सत्य है जी, ये सत्य है कि पहले 10,000 देते थे, अब ये 19,999 अर्थात 20,000 तक का भुगतान ये दे रहे हैं। क्योंकि पता चला कहीं के एक कार्यकर्ता साथी ने पोर्टल पे इसको डायरेक्ट भेजा था, जो आज हम लोग इसको रिजेक्शन को पूरा कर रहे हैं मेंबरशिप भर करके, तो उसका आया, उसने कहा नहीं सर आ गया है। तो कम से कम अगर सबका दें, अधिकांश लोगों को मिले तब तो जाना जाए। क्योंकि मेंबरशिप, अगर मेंबरशिप की गलती है या फार्म की गलती है, तो अब ये फार्म और मेंबरशिप अगर सुधारने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि संस्था का तो बहुत खाता है, तो इससे बढ़िया संस्था का क्या इसमें आदेश है जो गाइडलाइन जारी किया है? संस्था तो सर बार बार यही संस्था का कहना है कि हम लोगों को ये अगर कह रहे हैं कि चलिए हम नए सिरे से आपको लाइसेंस दे रहे हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव का, जैसे सरकारी विभागों में आईसीआई का है, एचडीएफसी का है, क्रेडिट कोऑपरेटिव का लाइसेंस, तो कुछ सुनने में भी आ रहा है कि दो योजनाओं का, क्रेडिट कोऑपरेटिव और सहारियन मल्टीपर्पज़ सोसाइटी का, 2 का लाइसेंस ये फॉर्मेलिटी लगभग 80 से 85% इनका पूरा हो गया है। शायद ऐसा आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से कि 2 लाइसेंस आपको हम जारी कर देंगे जल्दी से जल्दी। लेकिन थोड़ा सा अब ये होता है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, विश्वास तब तक नहीं होता जब तक ये चालू न कर दें, हो न जाए। तो क्योंकि 10,000 रुपया जब ये कहे थे, माननीय अमित साहब से बड़ा तो कोई मंत्री है नहीं या कोई इतना कदावर नेता नहीं है, जब उनके द्वारा बताया गया कि 10,000 सबको मिलेगा, ये और ये एक तरह से ये जुमलेबाजी हो गई कहा जाएगा। हमको नहीं बोलना चाहिए लेकिन हम बोल दे रहे हैं। जो है सत्य है कि 10,000 अगर अधिकांश लोग पाए होते आए तो इससे कहते कि हाँ काफ़ी संख्या में मिला, लेकिन नहीं मिला लोगों को। ऐसे में तमाम समस्याओं को लेकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था उत्तराखंड की धरती से कि अपना अपना आवेदन डिमांड सीआरसी को जो है दें, जिसके माध्यम से 9 महीने में संपूर्ण भुगतान हो जाएगा। उन्होंने कहा था, आज 9 महीने से ज़्यादा अधिक हो चुका है, 11-12 महीने हो चुके हैं लगभग जहाँ तक है, लेकिन अभी तक संपूर्ण क्या उसका आधा भी भुगतान नहीं हो पाया। अच्छा सर, आपको हम बताते चले कि पिछली बार उन्होंने जो बयानबाजी की थी और आज भी जो है वो पेंडिंग में पड़ता चला गया है। ऐसे में तमाम निवेशक, तमाम संगठन के कार्यकर्ता एकदम पस्त हो चुके हैं। अब आगे किया जाए तो क्या किया जाए? सर क्या कहना होगा सर आपका इसमें? नहीं, इसमें देखिए हम कि शांतिपूर्वक जो संगठन बनाए हैं लोग, जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोगों का एक संगठन जो बना हुआ है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। वो दिल्ली जंतर मंतर पर काफ़ी दिनों से जाड़े के में, ठंडक में वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही। सुनना चाहिए सरकार को उनकी बातों को, चूँकि इन एमपी का चुनाव भी सामने है। इनको तो जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक खाताधारियों का भुगतान करके अपना गुडविल को अच्छा की सरकार, एक अच्छा संदेश जाएगा मतलब समाज में, खाताधारियों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि जो है नहीं, सरकार जो है हमारी बात सुनी, गरीबों की बात सुनी, जमाकर्ताओं की बात सुनी और अच्छी सरकार है, लेकिन अभी कुछ देखने में नहीं आ रहा। ऐसे में तमाम
बातों को लेकर सर जो है टिप्पणियां ये करी जा रही हैं कि आज पिछले कई महीने से जो सहारा के ब्रांच बंद थे, आज लोगों का ये कहना था, हमारे पास कई बार फ़ोन आया कि ब्रांच खुला हुआ है। सर क्या कारण है जो ब्रांच खुला हुआ है? इसमें ऐसा है कि संस्था स्तर से आदेशित किया गया है कि ऐसा है जो रिजेक्शन दे रहा है सीआरसी, चूँकि मुख्यालय में अब उतना स्टाफ है नहीं, मुख्यालय में स्टाफ की संख्या कम हो चुकी है, वो दिन रात काम कर रहे हैं, इसी रिजेक्शन को सही करके वहाँ पोर्टल जो दिए हैं कि सीआरसी बता रहा है ये कमी वो कमी, उसी को पूरा कर रहे हैं वही काम में, कि जिससे थोड़ा सा हमको हल्कापन, चूँकि पूरे भारत का तो कर नहीं सकते, चूँकि तो उन्होंने क्या किया, पूरे भारतवर्ष में जो रिजेक्शन हैं उसी को जोन लेवल पर, रीजन लेवल पर, सेक्टर लेवल पर, ब्रांच लेवल पर डिवाइड करके कि इसको अपने कार्यकर्ताओं जो एजेंट हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से भरवा करके उनका आधार कार्ड लगाते हुए सही भर करके इसको पुनः एक ऐप के माध्यम से भेज दीजिए सीआरसी के पास, जिससे उनका पैसा उनके खाते में आ जाए। तो प्रयासरत है सर। ओवरऑल सर अगर जो इस दुनिया में नहीं है तो उनका कैसे पैसा मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके आधार मोबाइल नंबर मैच नहीं कर रहे हैं या फिर कोई नाम ही मिसमैच हो रहा है, तो फिर किस प्रकार मिलेगा? ये सबसे बड़ी एक विडंबना बनी हुई है कई महीने से। जी ऐसा है सागर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये खाता खोलते समय ही जब फार्म भरा गया उसी समय खाता धारी अपने नामनी को उत्तराधिकारी को डिक्लेयर कर देता है, डिक्लेयर कि मेरी पत्नी है, मेरे भाई हैं, मेरी वाइफ हैं, पिता हैं, जो भी नाम अपना वो भर देता है, खाताधारी के द्वारा भरा लिया जाता है, मोबाइल नंबर भरा लिया जाता है, क्या संबंध है वो भरा लिया जाता है। मान लीजिए खाताधारी मर गया तो 100 रुपये का एक एफिडेविट बनवा करके उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगवा करके फोटोकॉपी करा करके वो डिमांड कर लिया जाएगा, उनके उत्तराधिकारी को पैसा प्राप्त हो जाएगा। ओवरऑल सर सीआरसी के माध्यम से जो ऑनलाइन हुआ है, तो अगर वो तो ब्रांच का एक प्रक्रिया है, एटलीस्ट जो है अगर वहाँ पर जो है हमको अगर जो एक एफिडेविट बनाकर जो है मेल करना हो तो हम किस प्रकार करें? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो ऑनलाइन की प्रक्रिया है सर, आप बिल्कुल सही बात, ये क्वेश्चन सही कर रहे हैं। चूँकि पहले क्या था, ब्रांच पे हम लोग क्या करते थे, सम्मानित खाताधारी का जो उत्तराधिकारी होता था उसको बुलवाते थे, उससे मृत्यु प्रमाण लेकर के, कुटुंब रजिस्टर की फोटोकॉपी लेकर के, आधार कार्ड लेकर के उत्तराधिकारी का, और ये प्रमाणित कर लेते थे कि उत्तराधिकारी यही है कि दूसरा कोई, सत्यापित करते हुए उसको सबमिट कर लेते थे, सबमिट करके उसका भुगतान उत्तराधिकारी के माध्यम से, ये सहारा मैनेजमेंट की व्यवस्था थी और यही व्यवस्था सीआरसी को भी करना चाहिए। लेकिन कैसे कर पाएंगे सर? कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है, सीआरसी को चूँकि ऑनलाइन का है तो ऑनलाइन में अब उनका क्या सिस्टम है क्या है हम नहीं बता सकते, लेकिन इनको कुछ न कुछ रास्ता इसमें भी निकालना चाहिए सीआरसी को, कि मृतक जो हो चुके हैं उनके उत्तराधिकारी को एफिडेविट ले लीजिए, सबसे बड़ा जिसे बंधक बोलते हैं, शपथ पत्र बोलते हैं, अगर वो फॉल्ट पाया जाता है तो उनको सजा दीजिए आप, उनसे रिकवरी करवाने का प्राविधान है, क्योंकि आधार कार्ड भी लिंक होगा, सारी चीज़ें होगा, आधार कार्ड से बैंक होते हैं, बैंक से आप रिकवरी कर सकते हैं उनके खाते से। सर क्वेश्चन एक और आपसे करना चाहूँगा, ये अंतिम है। मैं आपसे जानना चाहूँगा 2014 में कि 2014 में ही भाजपा सरकार बनी, इसके बाद मामला खरमंडल हुआ पूरे सहारा और तमाम कंपनियों का, लेकिन इसके पहले आधार कार्ड नहीं थे, 2014 से चालू हुआ। जो इसके पहले जो आधार कार्ड नहीं थे, क्या उनका पैसा कैसे मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या ये है 2014 के बाद ही जो आधार कार्ड बनना शुरू हुआ है, जो आधार आईडी। सर आइडेंटिफाई के लिए कई रास्ते हैं। ऐसे में सरकार कहाँ से करेगी सर? सोचने वाली बात। सरकार नहीं कर पाएगी, सरकार की नहीं कर पाएगी। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस होता है, बिजली का बिल होता है, और कुछ भी नहीं है तो सभासद, अगर नगर पालिका है सभासद होते हैं, ग्राम है ग्राम पंचायत जिसे बोलते हैं, ग्राम प्रधान होता है, फोटो लगा करके अटेस्ट। ठीक है सर, मेरा मुद्दा ये था कि 2014 के बाद जो है आधार कार्ड बनने चालू हुए, जो ऑथेंटिफिकेशन है, ये अब मामला इन प्रकरणों में है जो 2014 के पहले जिनका सहारा, पीसीएल प्रोग्रेस, तमाम कंपनियों में पैसे लगे हुए हैं, उनका किस प्रकार भुगतान होगा? जबकि सरकार ये कहती है हम आधार ही आइडेंटिफिकेशन मानते हैं जिसमें मोबाइल नंबर दर्ज रहेगा। नहीं, उसमें सीआरसी को और सरकार को, दोनों लोगों को पहल करना चाहिए कि 2014 के पहले वोटर आईडी होगा, बिजली का बिल होगा, वो ग्राम प्रधान का
साइन करा के कोई दे देता है, कुछ भी नहीं है तो एक शपथ पत्र वो दे करके कि प्रमाणित किया जाता है कि फला व्यक्ति फला पिता फला गांव का निवासी है। तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब करना चाहेगी तब, नहीं करना चाहेगी तो कोई रास्ता नहीं। सर लास्ट आवर मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकार जिस प्रकार ये दावा कर रही है कि हम सभी का पैसा वापस करेंगे, जितने भी सहारा से पीड़ित हैं, 1-1 रुपये का भुगतान करेंगे, लेकिन किस प्रकार करेंगे ये सबसे बड़ी विडंबना बनी हुई है। और वहीं पर हम आपको बताते चले, सरकार ये कहती है कि अगर आपने लोन लिया है तो लोन का पैसा पूरे ब्याज के साथ भरना पड़ेगा, अगर आप नहीं भरते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपके घरों की नीलामी कुर्की तक कर देंगे। लेकिन इन्हीं प्रकरणों में सहारा का पैसा उन पीड़ितों को नहीं मिल रहा है जिन्होंने अपनी 1-1 रुपया गाड़ी कमाई सहारे से कंपनियों में लगा के रखी थी। सरकार के गाइडलाइनों पे जो है ये काम हुआ था, इसके बावजूद आज सरकार की नीलामी, या फिर ये कहें कि सरकार से जो हमको ब्याज लेना है, यानी कि जितना लेट हो रहा हमारा, उसका पेनाल्टी कौन भरेगा, सरकार देगी या नहीं देगी? बहुत अच्छा सवाल है डीके सागर साहब, आपने तो बहुत अच्छा सवाल किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और हमारे साथ बैठ करके बातचीत किए। एक क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत बारीकी से आप अपना जो पत्रकारिता का वाट पत्ता है, बहुत आप निपुण हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सागर साहब। वाकई में सरकार इस तरह से ये सोच रही, जो मैटर अभी जो क्वेश्चन आपने पूछा है, चूँकि सहारा के पास प्रॉपर्टी देनदारी से कई गुना ज़्यादा, चूँकि इनका अम्बे वैली ही अभी एक दिन एनालिसिस करके जो सर्किल रेट है लगभग 4.25 लाख हजार करोड़, 4.25 लाख करोड़। अब सोचिए 4 लाख, वो बहुत कम, वो पत्रकार कोई था, वो मैं सुन रहा था उसका डिबेट, उसने बताया सर खाली अम्बे वैली ही इनकी जो है 4 लाख हजार करोड़ की, इससे ज़्यादा ही होगी। मैं बहुत घटा के ये बात नपा तुला बता रहा हूँ। नाम देखिए उनका, कौन, पाठक जी, आशुतोष पाठक जी अपने डिबेट में ये बात बोल रहे थे। माननीय आशुतोष जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि समय समय पर वो भी इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, सहारा के पीड़ितों की बात को चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि 4 लाख हजार करोड़ की लगभग इनकी अम्बे वैली खाली है और 201 शहरों में इनकी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, और कहीं भी किसी एंगल से संस्था का देनदारी से कहीं भी, केवल सरकार को पहल करना है, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा इसमें सहयोग करना है। माननीय चीफ जस्टिस साहब अगर थोड़ा सा आदेशित इस बात को कर दें, माननीय जज साहब चूँकि देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा जमाकर्ताओं के ऊपर ध्यान रख करके ज़मीन का एक टुकड़ा अगर बेच देंगे तो पूरे हिंदुस्तान के जो जमाकर्ता हैं सबका भुगतान 1-1 पाई का हो जाएगा। लेकिन क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आता। सरकार की कमजोरी है या जो भी कहा जाए कि नीलाम नहीं कर पा रही, क्योंकि गांव कस्बा में अभी होता है कुछ छोटा सा, किसी का लोन फंसता है छोटे बैंकों में तो वो नीलामी करके उनका कुड़ुक करके ले लेती है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतने बड़े साम्राज्य के मालिक सहारा श्री तो यही बोला करते थे, माननीय सहारा श्री यही कहा करते थे, भाई मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, देनदारी हमारी बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, खाली हमें छूट राहत दे दीजिए, यही बार बार कह रहे थे। लेकिन सर ऐसे में क्या लगता है, जो निवेशकों का पैसा आज रुका हुआ है, भुगतान नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं समस्या ये बनी है कि सरकार उनको संज्ञान में ना लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि जब प्राइवेट सेक्टर से, ब्रांचों से या फिर किसी बैंक से भी ऐसा कर्जा ले लिया जाता है, वहाँ पे कर्जदार नहीं भर पाते हैं तो उनकी कुड़की नीलामी हो जाती है। हमने ये दोबारा फिर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मामला यही है कि सरकार की नीलामी हम नहीं कर रहे हैं तो सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती है? सरकार और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर विवेचना क्यों नहीं करते हैं? ये सबसे बड़ी विडंबना है अपने भारत सरकार की। नहीं, बिल्कुल सही है। इसमें कानून मंत्री महोदय को थोड़ा सा, माननीय जज साहब जो सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब हैं, उनसे थोड़ा सा एक इन लोगों का भी वो होता है बैठक करके, चाहे वो क्रेडिट कोऑपरेटिव के चेयरमैन हों, चाहे वो क्रेडिट के मंत्री माननीय अमित शाह जी हों, पूरा मंत्रालय एक जगह बैठ करके थोड़ा सा
जज साहब को कि नहीं भुगतान हो जाएगा, जो भी इनका नीलामी करना हो कर लीजिए, पैसा इकट्ठा करके जमाकर्ताओं का भुगतान कर दिया जाए। तो संस्था भी चलेगी, उठ जाएगी, चल जाएगी, और एनआई को खोल दिया जाए तो ब्रांच स्तर से ही सारा काम निपट जाएगा। कहीं कुछ इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी सी दिक्कत पता नहीं इसमें पहल करने में सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वो है बहुत सीधा रास्ता है, कहीं से भी मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कोई परेशानी नहीं है। अगर खाली आदेशित कर दे माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, क्रेडिट कोऑपरेटिव मंत्रालय के मंत्री, खाली ये आदेशित कर दें कि सहारा का जो भुगतान होगा वो सभी ब्रांचों से होगा, सहारा के लोगों के द्वारा होगा, तो रोजी रोटी देने का भी काम करेंगे वो 15 लाख लोगों का, प्लस 10 करोड़ या 12 करोड़ जो डिपॉजिटर हैं वो खुशहाल हो जाएंगे, सबका जीवन प्रफुल्लित हो जाएगा। बहुत बड़ा एक अर्थव्यवस्था इनको, टीडीएस भी सरकार को मिल जाएगा, बहुत बड़ा एक मनी इनके पास भी आ जाएगा, सरकार के पास भी, क्योंकि सहारा के द्वारा सरकार को भी फायदा होता था, ना कि खाताधारी को ही। तो बहुत काफ़ी पैसा टीडीएस के माध्यम से सरकार के खाते में भी, जो सरकारी तंत्र हैं, तमाम लोगों का जीविका इससे चलता था। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी चुनाव के पहले काउंटर की व्यवस्था, सहारा के ब्रांचों से काउंटर की व्यवस्था कर दिया जाए और कहा जाए कि आप जैसे करते थे अपना काम करिए, मैं सुपरविजन करूँगा, ऊपर से देखभाल के लिए नियुक्त कर दें कि हाँ मैं मॉनिटरिंग करूँगा, करें मॉनिटरिंग, अगर गलत है तो उसको रोक दें वहीं या रिजेक्ट कर दें, और मॉनिटरिंग करके काउंटर से भुगतान कराना चालू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ श्री अखिलेश कुमार पांडे, सेक्टर मैनेजर टांडा ब्रांच के। हम आपको बता दें, लगातार सहारा के प्रकरणों में जो जवाब तलब हो रहा था कि 9 महीने में भुगतान हो जाएंगे, लेकिन अभी तक लगभग 4 से 5% ही भुगतान हो पाया है और संपूर्ण रूप से भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में एबीएन जनता एक्सेस न्यूज़ के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।